क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जेई मेन के डाउट ले रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं अभी हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं व्हाट विल बी द ईएमएफ ऑफ गिवन सेल। ठीक है। तो देखो बेटा, ये जो सेल है इसको हम एक तरह के सेल होते हैं जिनको बोलते हैं कंसंट्रेशन सेल। ठीक है। जी जी तो कंसंट्रेशन सेल में क्या होता है कि दोनों तरफ सेम ही इलेक्ट्रोड होता है। तो ई नॉट सेल 0 होता है, लेकिन जी क्योंकि दोनों तरफ किसी न किसी चीज का कंसंट्रेशन या यहाँ पर प्रेशर कम ज्यादा होता है, इस वजह से कुछ ईएमएफ आ जाता है। ठीक है। जी सर। तो जो मेरा ये P1 वाला H2 है, तो मेरे पास यहाँ पे देखो नेट नेट क्या हो रहा है। बेसिकली रियल लाइफ में क्या हो रहा है पहले वो बताते हैं, फिर केमिकल रिएक्शन क्या हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा होगा, एक सोल्यूशन होगा जिसमें 1 मोलर H प्लस का सोल्यूशन रखा होगा। ठीक है। जी एक तरफ जी सर क्वेश्चन नंबर 3 बेटा। ठीक है। एक तरफ ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के ऊपर मैं हाइड्रोजन बबल कर रहा हूँ P1 प्रेशर पे, और दूसरी तरफ ऐसे ही हाइड्रोजन बबल कर रहा हूँ, सेम चीज बना दी इधर P2 प्रेशर पे। ठीक है। ये वाला जो P1 वाला इलेक्ट्रोड है ये एनोड है, और P2 वाला इलेक्ट्रोड जो है वो कैथोड है। कैथोड। तो मैं नेट रिएक्शन देखूं तो क्या हो रहा है, बेसिकली H2 प्लस 2H प्लस गिविंग 2H प्लस प्लस H2 हो रहा है। मतलब किसी एक जगह पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज करके H प्लस बना रही होगी, दूसरे इलेक्ट्रोड पे H प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन बना रहा होगा। ठीक है। तो H जी प्लस का इलेक्ट्रॉन गेन करना, ये रिडक्शन है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये रिडक्शन है। तो ये वाला H2 जो है ये कैथोड वाला H2 है। ठीक है। हाँ? जी और जो मेरा रिएक्शन है, अगर तुमको ये बात मेरे फंडामेंटल से याद हो, जब हम लोग सेल लिखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में एनोड लिखते हैं, राइट हैंड साइड में कैथोड कैथोड। लिखते हैं। तो इसलिए ये वाला प्रेशर P2 है। ठीक है। और ये जी वाला सर। प्रेशर P1 है, बिकॉज ये H2 का H प्लस में जाना ये ऑक्सीडेशन है, इसलिए ये एनोड वाला हाइड्रोजन है। ठीक है, इधर वाला। तो ये P1 है। तो अब क्या हो जाएगा, जो मेरा ई सेल हो जाएगा बेटा, बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है किसी वजह से, ये ई नॉट सेल इसकी वैल्यू 0 है बिकॉज दोनों तरफ सेम ही इलेक्ट्रोड्स हैं, -0.0591 अपॉन 2, क्योंकि इस प्रोसेस में 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं, लॉग ऑफ Q। अब Q हो जाएगा H प्लस का स्क्वायर इंटू P2 अपॉन H प्लस का स्क्वायर इंटू P1। ठीक है। लेकिन इशू क्या है, यहाँ पे तो दोनों तरफ H प्लस सेम ही है, इसलिए ये ऊपर नीचे कट जाएगा। इसलिए -0.0591/2 लॉग ऑफ P2/P1, और चाहो तो इसको प्लस साइन करके 0.0591/2 लॉग ऑफ P1/P2 दोनों तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है। जी तो ये RT/NF में RT/2F हो गया, log P1/P2, ये वाला आंसर आ गया। ठीक है। जी सर। नॉन्स इक्वेशन में -RT/NF log P2/P1 या प्लस RT/NF log P1/P2। ठीक है। P1/2। तो बी वाला आंसर जो है वो करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है। ठीक। इस तरह से कंसंट्रेशन सेल के सवाल कर लेते हैं। बेसिकली ई नॉट सेल को 0 लिख करके जो Q की वैल्यू है वही मेरा ईएमएफ डिफाइन करती है। ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। सॉरी, कोई बात नहीं। ये मेरा
क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 3 ऑलरेडी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 पे ओहो, सेवरल ब्लॉक्स ऑफ मैग्नीशियम आर फिक्स टू द बॉटम ऑफ अ शिप। ठीक है, तो असल में क्या हो रहा है बेटा, ये एक तरह का कोरोजन को रिमूव करने का तरीका है। इसको बोलते हैं सेक्रीफिशियल इलेक्ट्रोड। ठीक है, जी ये मान लो एक शिप है, ठीक है, और तुमने क्या किया, इसमें कहीं पर कनेक्ट करके एक मैग्नीशियम का रॉड लगा दिया या ब्लॉक लगा दिया। तो इस शिप में कहीं पर भी करोजन होगा, मान लो यहाँ का आयरन Fe3+ में कन्वर्ट हुआ या Fe2+ में कन्वर्ट हुआ, जो भी हुआ, तो मैग्नीशियम कहेगा यार मेरे रहते हुए आयरन कैसे Fe3+ में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर मैग्नीशियम जो है ये Mg2++2 इलेक्ट्रॉन देगा, और ये इलेक्ट्रॉन चूंकि कंडक्टिंग पाथवे है, इसलिए चल करके जो भी ये पॉइंट था यहाँ आएंगे और यहाँ पर वापस से Fe3+ को Fe में कन्वर्ट कर देंगे। यानी कि बेसिकली जब तक उस मेटल की शिप के साथ मैग्नीशियम जुड़ा हुआ है तो कहीं पर भी कोरोजन होना होगा, तो वहां पे कोरोजन होने की बजाय मैग्नीशियम में कोरोजन हो जाएगा। तो ऐसे जी शिप में नीचे कहाँ कहाँ कोरोजन हो रहा देखना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये जो मैग्नीशियम का ब्लॉक है इसको तो आराम से देख सकते हैं। तो क्या होता है, शिप में ऐसा मैग्नीशियम के ब्लॉक लगा देते हैं, जो लोग इंस्पेक्शन करने वाले होते हैं वो मैग्नीशियम के ब्लॉक देखते रहते हैं। जब जी मैग्नीशियम का ब्लॉक करोड करके खत्म हो जाता है तो वो वाला ब्लॉक खोल करके वहां पे दूसरा ब्लॉक लगा देते हैं। इससे शिप करोड नहीं होती है, तो इसको बोलते हैं सेक्रीफिशियल इलेक्ट्रोड। जी ठीक है, बिकॉज वो खुद सेक्रीफाइस होकर के शिप को करोड होने से बचा ले रहा है। तो यहां पर तो इनमें से तो भाई प्रिवेंट एक्शन दूध ऑफ वाटर एंड सॉल्ट ज्यादा अच्छी बात। ठीक है, जी कोरोजन जो है उसको अवॉइड करता है। अब क्वेश्चन नंबर 12 के बाद है क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, तो मैं इसमें एरेज ऑल इंक करके क्वेश्चन नंबर 19 पे आ गया। क्वेश्चन नंबर 19 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है द हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, तो बेटा ये तो सब की कंडक्टिविटी सब चीजें 0.1 मोलर 0.1 मोलर ही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो जितना ज्यादा एसिड डिसोसिएट होगा उतना ज्यादा ही कंडक्टिविटी होगी। तो मान लो एसिटिक एसिड जैसी चीज क्या है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, डिसोसिएट नहीं होता। ठीक है, क्लोरो एसिटिक एसिड में चूंकि क्लोरीन का इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होता है इसलिए थोड़ा ज्यादा डिसोसिएट होगा, लेकिन फ्लोरो और ज्यादा डिसोसिएट होगा और डाई फ्लोरो डाइफ्लोरो और ज्यादा। सबसे ज्यादा तो डाई फ्लोरो एसिटिक एसिड का के सबसे ज्यादा होगा, इसलिए उसका अल्फा सबसे ज्यादा होगा, डिसोसिएशन सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी इसी की होगी। ठीक है, हमने पढ़ा था ना, अल्फा इज इक्वल टू लेमडा बाई लेमडा नॉट। सी ठीक है, तो सॉरी जिसका अल्फा ज्यादा है उसका लेमडा ज्यादा होगा। लैम्डा ठीक है, और उसकी वजह से उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा। ठीक है, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, अच्छा, तो ये अलग अलग तरह के इलेक्ट्रोलाइट की लेमडा नॉट दे रखी, तो ये सवाल हो गया कोहलार्श का। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने एनसीईआरटी में कर ही रखा है। तो मुझे ये HOAC का मतलब है ये एसिटिक एसिड है। ठीक है, तो लेमडा नॉट ऑफ HOAC जो हो जाएगी वो लेमडा नॉट ऑफ H प्लस लेमडा नॉट ऑफ OAC माइनस हो जाएगी। ठीक है, अब जो मेरे पास डेटा है उसमें मेरे पास NaOAC है, तो मैं इसके साथ प्लस लेमडा नॉट ऑफ Na प्लस माइनस लेमडा नॉट ऑफ Na प्लस लिख लूं, और इधर मेरे पास H के लिए HCl है, तो मैं लेमडा नॉट ऑफ H प्लस के साथ लेमडा नॉट ऑफ Cl माइनस लेमडा नॉट ऑफ Cl माइनस कर लूं, तो ये दोनों लेमडा नॉट ऑफ HCl हो गए, ये सोडियम एसिटेट के लेमडा नॉट हो गए, और माइनस लेमडा नॉट ऑफ NaCl हो गए। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 426.2 प्लस 91 माइनस 126.5, ये आखिरी वाली वैल्यू है ना, कैलकुलेट करके आंसर निकाल। ठीक है,
ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 21। 22। अब क्वेश्चन नंबर 22 जो है उसमें कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन डिपिक्ट्स द ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ऑफ H2SO4। तो पहली बात तो क्या है, H2SO4 जब खुद ऑक्सीडाइज होगा तो मतलब खुद दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद रिड्यूस हो जाएगा। तो देखो ये तो रिडॉक्स का सवाल है, इसका सवाल ही नहीं है। तो यहाँ पर सल्फर +6 में है, यहाँ पे भी +6 में है, यहाँ पर भी +6 6 में में। है, यहाँ +4 में जा रही है, यहाँ +6 में है। तो यहाँ पे चूंकि H2SO4 खुद +6 से +4 में जा रहा है और आयोडाइड को -1 से 0 में ले जा रहा है, इसलिए यहाँ पे आयोडाइड को ऑक्सीडाइज करा रहा है। तो इसका आंसर है जी सी। ठीक है, जी कोई जी। दिक्कत? नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28। 28 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 है इन अ फ्यूल सेल मेथनॉल इज यूज एज अ फ्यूल इन ऑक्सीजन मीथिंग। ये रिएक्शन हो गया। इसकी डेल्टा जी नॉट वैल्यू सबकी दे रखी हैं, ठीक है ना। तो बेटा ये वही वाला सवाल है। तो डेल्टा जी थर्मोकेमिस्ट्री से वैल्यू। डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा जी फॉर्मेशन ऑफ CO2 +2 इंटू डेल्टा जी। तो मतलब लिख दो यहाँ पर डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा जी फॉर्मेशन ऑफ CO2 +2 इंटू डेल्टा जी फॉर्मेशन ऑफ H2O माइनस ऑक्सीजन की डेल्टा जी फॉर्मेशन नहीं होगी, क्योंकि तुम्हें मालूम है किसी चीज को एलिमेंट से बनाने में ही इंथैल्पी और फ्री एनर्जी चेंज ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। तो ऑक्सीजन तो प्योर एलिमेंट है, इसलिए इसका डेल्टा जी फॉर्मेशन 0 हो जाएगा। तो माइनस डेल्टा जी फॉर्मेशन ऑफ CH3OH। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी, CO2 वाली वैल्यू है 394 -394.4 +2 इंटू माइनस ये 237.2 हो गया और माइनस ऑफ -166.2। ये तुम्हारा जी सर। डेल्टा जी नॉट आ गया और एफिशिएंसी डेल्टा जी नॉट बाई डेल्टा एच। ठीक है, परसेंटेज में है तो इंटू इंटू 100। 100 वो वाला कंसेप्ट लगा करके। तो ये बेसिकली थर्मोकेमिस्ट्री से आ गया तुम्हारा डेल्टा जी नॉट निकालना। और फिर ये जो है ये एफिशिएंसी वाला फॉर्मूला हम लोगों ने उधर बिटसैट वाले वीडियो में देखा ही था, वहां से आ गया। ठीक है, सर हाँ बोलो बेटा। सर इफिशिएंसी की क्या कहते हैं डेफिनेशन एक बार बता सकते हैं आप भाई प्लीज? तुमने जो एनर्जी खर्चा की वो तुम्हारा खर्चा है, और जो तुम्हें जो जी उससे यूजफुल वर्क मिला वो तुम्हारा रिटर्न है। जी। ठीक है, तो डेल्टा जी नॉट, एक मिनट बेटा होल्ड करो। भाई यार मैं क्लास दे रहा हूँ, तो थोड़ी देर में कॉल बैक कर। ठीक है, जी सर। तो एफिशिएंसी है कि भैया मैंने 100 रुपए खर्चा करके 85 रुपए का काम किया, तो मेरी एफिशिएंसी 85% है। ठीक है, तो डेल्टा जी नॉट इज द यूजफुल वर्क दैट कैन बी डराइव्ड फ्रॉम अ थिंग। क्योंकि तुम्हें मालूम है जी कि जब तुम किसी सिस्टम को एनर्जी देते हो, ठीक है, तो उसमें से जी थोड़ी एनर्जी सराउंडिंग की एंट्रोपी बढ़ाने में चली जाती है। ठीक है, जी सर। तो वो जी कंसेप्ट है ना जो जो मेरा डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस की डेल्टा एस है। ठीक है, ये जो टर्म है, ये जो तुमने हीट दी थी उसमें से जो एंट्रोपी लॉसेस थे वो चले गए, है ना। जी 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 तो ये एंट्रोपी लॉसेस हैं। तो बेसिकली अगर तुमने 100 जूल एनर्जी दी तो मान लो 20 जूल का एंट्रोपी लॉस हो गया, तो तुम्हारे लिए जो यूजफुल वर्क है वो 80 जूल ही है। तुम्हारी एफिशिएंसी डेल्टा जी बाई डेल्टा एच हो जाएगी और परसेंटेज में वो इंटू 100 हो जाएगी। इंटू 100। ठीक सर। ठीक है, जी अब आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहे हैं
ये बेटा देखो सवाल तुम लोगों को बिल्कुल पूछना नहीं चाहिए था, बिकॉज ये वैसा ही सवाल है जैसे Cu2+ वाला भी हम लोग कर चुके थे बिट सैट में। देखो क्या हुआ, Fe3+ से Fe3+ प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe। इसकी E0 वैल्यू जो है ये इन्होंने दे दी -0.439। ठीक है, तो इसकी डेल्टा जी वैल्यू -3F इंटू E0 हो जाएगी। कोई दिक्कत? नहीं सर। अब नहीं दूसरा सर। डेटा दे दिया Fe2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe। इसकी E0 वैल्यू दे दी, भाई मेरे से गलती हो गई, इसकी -0.439 है और इसकी 0.036 है। मैंने रीडिंग लेने में गलती हो गई, पर कोई बात नहीं। तो इसकी डेल्टा जी हो जाएगी -2F इंटू E0। ठीक है, जी अब मेरी जो इच्छा है वो ये है कि मैं Fe3+ प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe2+ कर लूं। ठीक है, जी तो ये हो जाएगा इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर लूं, तो 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन से कट जाएंगे, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, एक Fe से इलेक्ट्रॉन कट जाएगा और ये Fe2+ जो है वो इस साइड आ जाएगा। ठीक है, तो जी इक्वेशन सर। 3 इज इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। इसका मतलब डेल्टा G3 इज डेल्टा G1 माइनस डेल्टा G2। दोनों की वैल्यू तुम ऑलरेडी निकाल चुके हो, डेल्टा G1 डेल्टा G2। और ये जो डेल्टा G3 है ये -1 इंटू F इंटू E03 है। ठीक है ना, अगर ये E0 1 था और ये E0, ठीक है ना, तो इस तरीके से सॉल्व करके इसकी E0 वैल्यू निकाल लेंगे। तो बेसिकली रिएक्शंस, जब दो रिएक्शन से मिल करके तीसरा रिएक्शन बनता है तो ऐड करने पे डेल्टा जी ऐड हो जाती है, सब्ट्रैक्ट करने पे डेल्टा जी सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो अगर मेरे पास E0 वैल्यू हो तो मैं वहां से डेल्टा जी वैल्यू निकाल सकता हूं, उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके डेल्टा जी वैल्यू आ जाएगी, और फिर डेल्टा जी वैल्यू हो तो वापस E0 वैल्यू निकाल। ठीक है, जी सर। ये एक जी कंसेप्ट है। चलो, ये वाला सवाल हो गया। और अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 32। 32। क्वेश्चन नंबर 32 जो है उस पे आ जाते हैं। तो भाई ये तो कल हम लोगों ने जैसा सवाल किया था उससे मिलता जुलता सवाल है। PH10 वाला एक सवाल था ना भाई, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हाफ सेल विल बी नेगेटिव। हाइड्रोजन हाफ सेल है, H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स हाफ H2। ठीक है यार, 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2, एक ही बात है। तो इसका जो E सेल है वो हो जाएगा E0 सेल, जी जो कि है 0 माइनस 0.0591। 59। ठीक है, अपॉन 1 इंटू लॉग ऑफ रूट ऑफ प्रेशर ऑफ H2, जिसके बारे में बात नहीं करी, अपॉन H प्लस की वैल्यू। ये नंबर हो गया ना। जी तो जी सर। जब ये नंबर ग्रेटर देन 1 होगा तो लॉग पॉजिटिव नंबर होगा, और माइनस ऑफ दिस से मल्टीप्लाई करके तुम्हारा नंबर नेगेटिव आ जाएगा। तो तुम्हें रूट ऑफ PH2 बाई H प्लस को ग्रेटर देन 1 रखना है। तो यहाँ पे 1/1 है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे √2/1 है, ये आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है, हाँ, ये सी वाला आंसर बेसिकली। और बाप रे, तो सारे देख लेते, पहला वाला मिस कर दिया मैंने। यहाँ पर 1/2 हो गया, ठीक है, तो लेस देन 1 हो गया। यहाँ पे 1/1 हो गया, तो 1 के इक्वल है। यहाँ पर √2/1 हो गया, ये ग्रेटर देन 1 हो गया, और ये √2/2 हो गया, तो 1/√2 हो गया, लेस देन 1 हो गया। तो सी वाला आंसर करेक्ट है। ठीक है, सर। फिर से बोलें। नहीं नहीं, मैं कह रहा था कि जैसे इसी सवाल में क्या कहते हैं, ये कौन सा रिएक्शन फीजिबल होता, तो पहला वाला आंसर होता ना। एक मिनट रुक जाओ, ABCD लिख दूं। ठीक है, तो ABCD में इस √PH2 बाई H प्लस की वैल्यू
ए में हो गई 1/√2 ठीक है। हाँ बी में ये वैल्यू हो गई 1/1, सी में ये वैल्यू हो गई √2/1 हाँ और डी में ये वैल्यू हो गई डी में ये वैल्यू हो गई √2/2। तो ये सही हो गया। अब जो तुम्हारा सवाल है सौरभ, ये गड़बड़ इसलिए है क्योंकि हाफ सेल जी। कभी फीजिबल नहीं होता है, हम्म, ठीक है। जी। हाफ सेल तो कभी फीजिबल हो ही नहीं सकता ना, हम्म, ठीक है। लेकिन अगर मान लो ये किसी और सेल के साथ लगा होता, ठीक है, और किसी भी नॉर्मल केस में वैसे होता ये है कि जब ई सेल पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन फीजिबल है, जब नेगेटिव होगा तो फीजिबल नहीं है। बिकॉज ई सेल जी पॉजिटिव है तो डेल्टा जी नेगेटिव है, जी सर। -NF-E, ठीक है। तो या फीजिबिलिटी, हाँ, तो फीजिबिलिटी हम लोग ई सेल के पॉजिटिव या नेगेटिव से देखते हैं, लेकिन वो पूरे पूरे सेल की ही होगी, हाफ सेल तो कोई रिएक्शन ही नहीं ना, जी जी जी। ठीक है। भाई खाली रिडक्शन थोड़ा ना हो सकता है कहीं पर, रिडक्शन और हाँ ऑक्सीडेशन तो साथ साथ होंगे, ठीक है। जी जी। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारे डाउट खत्म हो गया, मैं क्लास बंद कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।